जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से मिशन लुसेंट टेलीग्राम के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 36 के प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए आज के वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, थोड़ा इसे हम जूम कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अज्ञेयवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो अज्ञेयवादी संप्रदाय के संस्थापक संजय विट्ठलपुत्र थे। इसे ही अज्ञेयवादी संप्रदाय को ही संदेहवादी भी कहते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा, संदेहवादी, या इसे ही अनिश्चयवादी भी कहते हैं। अनिश्चयवादी, संदेहवादी और अज्ञेयवादी संप्रदाय के संस्थापक संजय विट्ठलपुत्र। वहीं यदि पूरन कश्यप की बात की जाए तो पूरन कश्यप जो है फ्रेंड, ये अक्रियवादी संप्रदाय के संस्थापक थे। ये अक्रियवादी संप्रदाय के संस्थापक हैं। और पकुड़ कच्चायन की बात करें तो ये भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक हैं। ये भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक हैं। तो आपका आंसर इसका क्या हो गया? अज्ञेयवादी संप्रदाय के संस्थापक संजय विट्ठलपुत्र। चलिए अगला प्रश्न है, ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण किसके काल में हुआ था? तो ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण चालुक्य के समय में हुए थे। इसे याद रखिएगा। और ऐहोल अभिलेख का संबंध पूछे, ये किससे है? तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से है। किससे है? तो पुलकेशिन द्वितीय से है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तक्कोलम का युद्ध। अगला प्रश्न है, तक्कोलम का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो तक्कोलम का जो युद्ध है फ्रेंड्स, यह चोल एवं राष्ट्रकूट के मध्य हुए थे। याद रखिएगा। इसमें जो है फ्रेंड, राष्ट्रकूट के तरफ से कौन लड़े थे? तो इसमें कृष्ण तृतीय। कौन थे? कृष्ण तृतीय, याद रखिएगा। और चोल के साइड से कौन थे इसमें फ्रेंड? तो परातंक प्रथम। परातंक प्रथम, याद रखिएगा। तो इसमें यदि पूछा जाए किसकी हार हुई थी, तो परातंक प्रथम का हार हो गया था। और इनका जो बड़ा लड़का था, परातंक प्रथम का ही बड़ा लड़का जो था, उसका नाम था फ्रेंड राजादित्य। राजादित्य, इसकी मृत्यु हो गई थी इसी युद्ध में। इसे भी याद रखिएगा। तो तक्कोलम का युद्ध किनके किनके बीच हुआ है? चोल और राष्ट्रकूट के बीच। और शासक पूछे तो परातंक प्रथम और कृष्ण तृतीय के बीच। और परातंक प्रथम का बड़ा लड़का का नाम था राजादित्य। इनकी मृत्यु हो गई थी इसी युद्ध में। आगे बढ़ते हैं। सैयद बंधु ने मराठा के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ता से हटाकर उनकी हत्या कर दी? तो हटा करके यहाँ पे मेन पॉइंट है, हत्या भी कर दिया था। तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, फर्रुख सियर। क्या आंसर हो जाएंगे? फर्रुख सियर। फर्रुख सियर को घृणित कायर भी कहा जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, घृणित कायर भी कहा जाता है। और वहीं जहांदार शाह की बात करें तो इसे लंपट मूर्ख कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? लंपट मूर्ख कहा जाता है जहांदार शाह को। और फर्रुख सियर को घृणित कायर कहे जाते हैं। वहीं यदि इसमें आपसे पूछा जाएगा कि सैयद बंधु के रूप में किनको जानते हैं, तो इसमें दो भाई हैं। उन दोनों भाई को सैयद बंधु के रूप में जाना जाता है। पहला तो याद रखिएगा, हुसैन अली। क्या नाम हो जाएगा? हुसैन अली खां। हुसैन अली खां। अगला याद रखिएगा, अब्दुल्लाह खां। क्या हो जाएगा? अब्दुल्लाह खां। ये दोनों भाई को सैयद बंधु के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता प्रजापति थे। इसे याद रखिएगा। वहीं यदि पूषण बात की जाए तो पूषण जो है फ्रेंड, ये पशुओं की देवता था। ये किसके देवता थे? तो पशुओं की देवता थे। और विष्णु जो है फ्रेंड, ये विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता के रूप में जाने जाते हैं।
प्रश्न संख्या 6 में है चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो उत्तर मेरूर अभिलेख, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है फ्रेंड प्रश्न संख्या 7, जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव के रूप में निम्न में से कौन सा घटना घटित हुई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में देखिए ऑप्शन नंबर ए है मिल मालिक एवं मजदूरों के बीच हड़ताल, ये गलत है। हंटर आयोग का गठन, ये सही है। अगला है कांग्रेस द्वारा चरखा एवं खादी को अधिक प्राथमिकता देना, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, हंटर आयोग का गठन। अब हंटर आयोग की गठन की बात करें तो कब किया गया था? तो ये 19 अक्टूबर 1919 को किए गए थे, इसे आप लोग याद रखिएगा। वहीं मिल मालिक और जो मजदूर थे इसका हड़ताल कब हुआ था? तो 1918 में हुए थे। और कांग्रेस द्वारा चरखा एवं खादी को अधिक प्राथमिकता किसमें दिया गया था? तो 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन हुआ था। कौन सा अधिवेशन हुआ था? गुवाहाटी अधिवेशन। इसी में खादी और चरखा को प्राथमिकता दी गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे गुवाहाटी अधिवेशन के? तो याद रखिएगा एस श्रीनिवास अयंगर थे इसके अध्यक्ष, एस श्रीनिवास अयंगर थे, इसे याद रखिएगा। यहाँ से एक दो और इम्पॉर्टेंट प्रश्न की हम चर्चा करेंगे फ्रेंड। इसमें जो है ना, जो हंटर आयोग का गठन किया गया था, ये तो हम लोग देख लीजिए 19 अक्टूबर 1919, इसमें 5 अंग्रेज थे, ई फॉर इंग्लिश हम लिखते हैं अंग्रेज, और 3 इसमें इंडियन थे। तो 3 इंडियन का नाम याद जरूर रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। पहला तो याद रखिएगा सर चीमनलाल सीतलवार। दूसरा याद रखिएगा साहबजादा सुल्तान अहमद, याद रखिएगा। तीसरा नाम याद रखिएगा जगत नारायण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसे याद रखिएगा, जगत नारायण याद रखिएगा तीसरा नाम को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो देखिए फ्रेंड, प्रथम भारतीय महिला 41, 42, 43, 45, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। हालांकि इसका आंसर हो जाएगा 40वां अधिवेशन, ठीक है, 40वां अधिवेशन, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। 40वां अधिवेशन में जो है 1925 का जो अधिवेशन हुआ था, इसमें सरोजनी नायडू अध्यक्षता की थी। कौन किए थे? तो सरोजनी नायडू किए थे, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा वहीं यदि हम बात करें कि 41वां अधिवेशन, अभी तो हम लोग देखे थे ना कि 41वां अधिवेशन जो था ना, ये 1926 में जो हुआ था, ये था जिसमें कि खादी और चरखा को प्राथमिकता दिया गया था, वो 41वां अधिवेशन था। और 40वां अधिवेशन में भारतीय महिला सरोजनी नायडू जो है कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता के थे। और कुल मिलाकर 3 महिला इसका अध्यक्षता कर चुके हैं कांग्रेस अधिवेशन का। तीनों याद रखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा हम लिखते हैं। पहला 1917 हो जाएगा, फिर 8 साल के बाद 1925 हो जाएगा दूसरा, और तीसरा 8 साल के बाद हो जाएगा 1933। तो पहला में याद रखिएगा कौन? एनी बेसेंट। दूसरा में याद रखिएगा सरोजनी नायडू, अभी देखे हम लोग। और तीसरा में याद रखिएगा नेल्ली सेन गुप्ता, ये याद रखिएगा। चलिए, तो इसका आंसर जो है 40वां अधिवेशन है। अगर ऑप्शन में 40 नहीं है तो आप 41 आंसर कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा 40वां अधिवेशन, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्य निम्न में से कौन नहीं थे? चलिए, इसमें कौन कौन थे पहले तो ये देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू तो थे ही, सुभाष चंद्र बोस थे और अली इमाम थे, लेकिन एनी बेसेंट नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है 9 डैश लाइन संबंधित है, तो 9 डैश लाइन जो है दक्षिणी चीन सागर विवाद से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, प्रश्न संख्या अब हम लोग 11 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 में निम्नलिखित में से कौन सा झील लैगून झील का उदाहरण नहीं है? तो लैगून झील का उदाहरण कौन नहीं है? तो इसमें पेरियार झील है, चिल्का झील है, अष्टमुदी झील है, पुलिकट झील है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरियार झील जो है लैगून झील का उदाहरण नहीं है। अब ये सभी झील हैं कहाँ कहाँ, थोड़ा ये देख लेते हैं। पेरियार झील हम शॉर्ट में लिखते हैं केफोर, केरल में है। और पुलिकट झील जो है ये तमिलनाडु प्लस
आंध्र प्रदेश, AP लिख देते हैं, आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। चिल्का झील ओपर ओडिशा में स्थित है और अष्टमुडी झील जो है ये केरल में स्थित है। इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी तटीय झील, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? चिल्का झील। इसका क्या आंसर हो जाएंगे? चिल्का झील। खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील क्या हो जाएगा? चिल्का झील। और चिल्का झील किन दो नदी से जल ग्रहण करती है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दया प्लस भार्गवी नदी से, याद रखिएगा, दया प्लस भार्गवी नदी से ये अपना जल ग्रहण करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रभाव की सामान्य दिशा क्या है? तो ये देखिए, ग्रीष्मकालीन मानसून की सामान्य दिशा क्या है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। यहाँ से स्टार्ट होती है साउथ से, फिर ये वेस्ट पहुँचती है, फिर उत्तर पहुँच जाती है नॉर्थ, और लास्ट में पूरब पहुँचती है। तो क्या हो जाएगा? दक्षिण, पश्चिम, फिर उत्तर और पूरब। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं और उनके संबंध महासागर के बारे में विचार करना है। उससे संबंधित महासागर के बारे में विचार करना है। इसमें तो आप लोग अपने से खुद आंसर कर सकते हैं, लेकिन चलिए हम लोग देखते हैं। केनारी की धारा जो है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में दिया हुआ, ये तो बिल्कुल सही है। ओयो सिबो की धारा हिंद महासागर, ये गलत बता रहा है, ये जो है पीछे प्रशांत महासागर में स्थित है फ्रेंड। और बेंगुएला की धारा जो है फ्रेंड ये दे रहा है उत्तरी अटलांटिक, ये भी गलत बोल रहा है, ये कहाँ है? दक्षिणी अटलांटिक। इसको हम काट देते हैं और एस लिख देते हैं, साउथ अटलांटिक में है, ठीक है। और पेरू की धारा प्रशांत महासागर में है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। प्रश्न संख्या 14 में है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति होती है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के द्वारा करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। ए और बी दोनों सही है। उच्च न्यायालय का चर्चा किस आर्टिकल में है फ्रेंड? तो उच्च न्यायालय का चर्चा 214 में है, और यह एक अभिलेख न्यायालय होगी, ये है 215 में। वहीं यदि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो इसका चर्चा किस में है? तो 124 में है। ये एक अभिलेख न्यायालय किस में होगी? तो 129 आर्टिकल के तहत यह एक अभिलेख न्यायालय होगी। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन संविधान का संघीय गुण नहीं है? तो देखिए, संविधान का संघीय गुण नहीं है। इसमें स्वतंत्र न्यायपालिका होता है, लिखित संविधान भी होता है, केंद्र राज्य के मध्य शक्ति का बंटवारा भी होता है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी एकल नागरिकता ये नहीं है। और एकल नागरिकता पूछेगा कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से हमारा देश जो है ये ग्रहण किया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि एकल नागरिकता संघीय संविधान का गुण नहीं है। आगे प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 में है फ्रेंड, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान केंद्रीय विधि और राज्य विधि के बीच असंगति के प्रश्न को हल करने के लिए प्रासंगिक है? तो 254 ऑप्शन नंबर सी 254 इसका आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत की न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत राज्य के उच्च न्यायालय सीधे किसकी अधिकारिता में आते हैं? जो उच्च न्यायालय है ये उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता में आते हैं, इसे याद रखिएगा। उच्चतम न्यायालय का अभी हम लोग चर्चा किए हैं किस आर्टिकल में था? तो ये 124 में था। संसद किस आर्टिकल में है? तो 79 में है। इसके अलावा बी ऑप्शन में राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति का चर्चा किस में किया गया है? तो 52 में, आर्टिकल 52 में किया गया है। और ऑप्शन डी में महान्यायवादी है, इसकी चर्चा किस में है? तो आर्टिकल 76 में, से याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 18 को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा सुझाए गए लक्षणों में कौन सा गलत है? तो गलत को हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए पे चल रहे हैं कि पंचायत का 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होगा, और यदि उसे अवधि से पहले भंग किया जाता है तो 6 माह के भीतर नया चुनाव कराना आवश्यक है। ये बिल्कुल सही है। अगला है, पंचायत का चुनाव राज्य के चुनाव आयोग द्वारा कराया जाएगा। तो ये भी फ्रेंड बिल्कुल सही है। अगला है, कमजोर वर्ग तथा महिलाओं के लिए अनिवार्य रूप से सीट आरक्षित की गई है। ये भी सही है। ऑप्शन डी ही इसका मतलब गलत होगा। क्या है देख लेते हैं। वित्त की व्यवस्था योजना आयोग करेगा, ये जो है गलत है फ्रेंड, ऑप्शन डी गलत है।
अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 29 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 में है फ्रेंड, एक मिनट, प्रश्न संख्या 29 में है दुर्गा घाटी भूतापीय ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये लद्दाख में, दुर्गा घाटी भूतापीय ऊर्जा केंद्र लद्दाख में, ऑप्शन नंबर ए। अगला है सखारोव फ्रीडम पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं? सखारोव फ्रीडम पुरस्कार यूरोपीय संघ द्वारा दिए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। कृतज्ञ हैकाथॉन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये कृषि से संबंधित है। कृतज्ञ हैकाथॉन कृषि से संबंधित है। प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जा रही है। तो कहाँ की जा रही है? तो ये असम में किए जा रहे हैं। भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना असम में किए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल का शिलान्यास कहाँ किया है? तो विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल का शिलान्यास गुजरात में किए हैं। सीएनजी का फुल फॉर्म कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, इसे याद रखिएगा। और इसका मुख्य घटक क्या होता है? तो मीथेन होते हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। इसका मुख्य घटक क्या होता है? तो मीथेन होते हैं। प्रश्न संख्या 24 को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 में सुमेलित नहीं है, चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है फॉरगॉटन रिफ्यूजीज, तो इसका आंसर लेखक है नंदिता हक्सर, ये बिल्कुल सही है। आगे है द लिविंग माउंटेन पीसी बाला सुब्रमण्यम, ये जो है गलत है। तो द लिविंग माउंटेन के लेखक कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा अमिताभ घोष हो जाएंगे, अमिताभ घोष। तो बी ही गलत था। आगे देख लेते हैं डिवोर्स एंड डेमोक्रेसी, तो इसका लेखक सौम्या सक्सेना, बिल्कुल सही है। आगे है द लास्ट वाइट मैन मोहसिन हामिद, ये बिल्कुल सही है। मोहसिन हामिद द लास्ट वाइट मैन के लेखक थे। ऑप्शन नंबर बी जो है गलत था, द लिविंग माउंटेन, इसके लेखक कौन हो जाएंगे? अमिताभ घोष हो जाएंगे। अगला है यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को किस वर्ष विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो सांची स्तूप को 1989 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 26 मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नृत्यांगना कथकली से संबंधित है? तो कथकली से पूछेगा। देखिए शोभना नारायण, शोभना नारायण जो है फ्रेंड ये कथक से है। ये किससे है? कथक से है, कथक से है। और दर्शना झावेरी जो है फ्रेंड ये मणिपुर से है, ये मणिपुरी नृत्य से है। इनके अलावा जो कूचू कुरुप बच गए, यही फ्रेंड कथकली से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलेंगे, आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बिना क्षतिपूरक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग क्या कहलाता है? तो बायो पायरेसी कहलाता है, बायो पायरेसी कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। भारत सरकार द्वारा पौष्टिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? 1995 में मिड डे मील कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ठीक है फ्रेंड, मिड डे मील कार्यक्रम की शुरुआत 1995 में हुई थी और राष्ट्रीय सरकार द्वारा पौष्टिक सहायता कार्यक्रम 1995 में ही शुरुआत किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 में है द इंडियन स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो द इंडियन स्टोरी पुस्तक के लेखक बिमल जलान है, ऑप्शन नंबर बी। आगे है नाबार्ड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखते हैं क्या क्या असत्य है। पहला है इसकी स्थापना 1982 में, बिल्कुल सही है, इसको याद रखिएगा। 12 जुलाई 1982 को किया गया था। यह प्रत्यक्ष ऋण आवंटित करती है, ये गलत है। आगे देखते हैं यह भारत में कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के विकास से संबंधित शीर्ष वित्तीय संस्था, ये भी सही है। इसका मुख्यालय मुंबई में है, ये भी सही है। तो आपके लिए इसका गलत आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, यह प्रत्यक्ष ऋण आवंटित करता है, ये गलत है। आगे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 1975, बिल्कुल सही है। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड 1953, ये भी सही है। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1950, ठीक है। और केंद्रीय सिल्क बोर्ड 1948, तो मतलब सभी सही है। तो 1, 2, 3, 4 इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आगे देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, फिएट मनी के संदर्भ में कथन पर विचार करें। और लास्ट में दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये हम लोग देखते हैं। तो पहला है यह एक मुद्रा है जिसे सरकार ने वैध मुद्रा घोषित किया, ये बिल्कुल सही है। आगे है
हाइपर इन्फ्लेक्शन के दौरान इसका मूल्य बढ़ जाता है, ये गलत है। आगे है यह एक भौतिक वस्तु द्वारा समर्थित होती है, ये भी गलत है। तो गलत कौन हो जाएगा, 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। आगे प्रश्न संख्या 33 में है फ्रेंड, निम्न में कौन सा कर भारतीय राज्य के राजस्व का स्रोत नहीं है। तो राज्य के राजस्व का स्रोत कौन नहीं है, देखिए भू राजस्व कर है, मनोरंजन कर है, मोटर कर है, लेकिन निगम कर ये नहीं है। ये क्या है, केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं, इसे याद रखिएगा। आगे है किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की थी। तो यूनियन बजट 1992-93 में इसकी घोषणा की गई थी। बजट से कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। बजट शब्द का क्या अर्थ होता है, तो चमड़े का थैला होता है, चमड़े का थैला, इसे याद रखिएगा। बजट शब्द किस भाषा का देन है, तो फ्रेंच शब्द से ये लिया गया, फ्रेंच के बुजेट शब्द से इसे लिया गया है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इनके अलावा यदि पूछे इसका प्रारंभ कहाँ किया गया था, प्रारंभ कहाँ किया गया था, तो इंग्लैंड में इसका प्रारंभ किया गया था। लेकिन यदि पूछेगा सर्वप्रथम बजट शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया था, तो 1803 में इस बजट शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम फ्रांस में किया गया था, और किस रूप में, आय और व्यय के रूप में किया गया था। इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा यदि फ्रेंड प्रश्न आपसे पूछा जाए कि भारत में बजट प्रणाली के संस्थापक कौन है, तो भारत में बजट प्रणाली के संस्थापक जो हैं, याद रखिएगा जेम्स विल्सन को, किसे, जेम्स विल्सन को याद रखिएगा। चलिए, और ये किस सूची के अंतर्गत आएंगे, तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आएंगे, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, समवर्ती सूची के अंतर्गत ये आएंगे। चलिए आगे बढ़ते, तो इसका आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी, यूनियन बजट 1992-93 में वित्त मंत्री उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा किए थे। अगला प्रश्न है फ्रेंड, प्रश्न संख्या 35 को हम लोग देखते हैं। साबुन के द्वारा सतह को साफ करने का कौन सा सिद्धांत आधारित है, तो पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर आधारित है। सबसे ज़्यादा सयांता किस में है, शहद में है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, ध्वनि तरंग के संबंध में क्या गलत है, तो गलत देखते हैं। ध्वनि की चाल निर्वात में 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ये तो गलत है। निर्वात में ध्वनि गमन ही नहीं करती है, ध्वनि को चलने के लिए किसकी, माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला है ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होता है, बिल्कुल सही है। पहले सॉलिड में, ठोस में हो जाएंगे ध्वनि की चाल, फिर उसके बाद किस में हो जाएंगे, द्रव में, लिक्विड में, उसके बाद गैस में हो जाएंगे। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है, ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 38 को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 में है, इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक, इंडोर जो मतलब बंद परिषद में होता है, तो क्या आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे है, निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग पीने के लिए पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, तो क्लोरीन गैस का प्रयोग पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किए जाते हैं। आगे है, केचुआ के बारे में असत्य कथन को चयन करें, तो यह अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खा जाता है, बिल्कुल सही है। इसमें अस्थियां पाई जाती है, तो गलत बोल रहे, इसमें कोई अस्थियां नहीं पाई जाती है। सी है, पेशियां शरीर के घटने बढ़ने में सहायक होती है, सही है। शरीर में चिकने पदार्थ चलने में सहायक होती है, ये बिल्कुल सही कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 41 है, यदि किसी कारणवश आहार नाल के एपिथीलियमी की पैराइटल कोशिका आंशिक रूप से कार्यविहीन हो जाएगी, तो क्या होने की संभावना है, तो इसमें क्या होगा ना, प्रोटीन का पेप्सिन द्वारा प्रोटीओजेज तथा पेप्टोन्स के जल को अपघटन नहीं हो पाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इस ऑप्शन को आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 42 में है फ्रेंड, मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद क्या होता है, तो मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद यूरिया होता है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 कहाँ आयोजित हुआ था, तो COP21 जो है फ्रेंड ये पेरिस में हुए थे, इसे याद रखिएगा। COP21 कहाँ आयोजित किए गए थे, तो ये पेरिस में इसका आयोजन
किया गया था। और कब किया गया था ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो 2015 में। कब? 2015 में, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन होगा। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पारिस्थितिक तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो A.G. टॉन्सले किए थे। T फॉर टॉन्सले, याद रखें, A.G. टॉन्सले के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित से ऊर्जा की मात्रा क्या होता है? हमेशा घटती रहती है। 10% ऊर्जा का नियम आप लोग पढ़े होंगे। ये किसके द्वारा दिया गया था? तो लिंडमान के द्वारा दिया गया था। इसका कहना है कि यदि यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, मान लीजिए यहाँ अगर 100% ऊर्जा है A को, तो जैसे ही ये 2 में जाएगी तो 10% ऊर्जा जो है ना आगे पहुँचेगा। ठीक है, तो मतलब इसका 10% हो जाएगा। फिर यहाँ जैसे जाएगा तो इसको 1% पहुँचेगा। तो 10% ऊर्जा ही पहुँचता है। याद रखिएगा, कौन दिया था 10% ऊर्जा का नियम? लिंडमान दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कीन्स हैं। मनी से कोई चीज़ हम लोग क्या करेंगे? खरीदेंगे, कीनेंगे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, कीन्स है। कॉस्मोग्राफी शब्द को प्रतिपादित और उसे नियोग्राफी और जियोग्राफी में किसने विभाजित किया? हमबोल्ट। इसका आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 48 में है अब तक कितने पूर्व राष्ट्रपति को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? तो ऑप्शन नंबर C 6 राष्ट्रपति को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है शंकर देव द्वारा रचित भावना किस भाषा का प्रयोग किया गया? भावना में किस भाषा का प्रयोग? तो ब्रजवाली भाषा का प्रयोग किया गया है। और भावना के रचयिता कौन हैं? तो शंकर देव हैं। अगला प्रश्न संख्या 50 को हम लोग देखते हैं। प्रश्न है एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1969 में, ऑप्शन नंबर A। चलिए आज के स्मरणीय तथ्य में हम लोग हिंद यूनानी शासक को देखेंगे। हिंद यूनानी शासक में सबसे विख्यात मिनांडर थे। मिनांडर जो है नागसेन, जिसे नागार्जुन बोलते हैं, इससे ये बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तो मिनांडर के प्रश्न और नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर किस ग्रंथ में है? तो मिलिंद ग्रंथ में संग्रहित किया गया है। और भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। आगे है शकों का सबसे प्रतापी राजा रुद्रदामन प्रथम था। रुद्रदामन प्रथम जो ही है सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाए थे। और रुद्रदामन प्रथम ही सबसे पहले संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया था। इसे याद रखिएगा। और भारत में शक राजा अपने आप को क्षत्रप कहते थे। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। तो आज हम लोग एडुटेरिया का सेट 36 के सभी प्रश्न को देखें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक आप अवश्य करें और अगले स्टूडेंट तक इसे शेयर भी करें। यदि आप पिछले कई सेट को नहीं देख पाए हैं तो इसके एडुटेरिया के प्ले लिस्ट में जा करके पिछले सेट को भी आप देख लीजिए। आने वाले एग्ज़ाम के लिए इसके सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद।